नमस्कार दोस्तों, एनडीसी एडीयू के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास कि संविधान के निर्माण की जरूरी कैसे पड़ी, संविधान का निर्माण का विकास है, विकास का क्रम क्या रहा, इन सब चीज़ों के बारे में आज अपन यहाँ से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी बात करते हैं। जैसा कि अपन एक निबंध लिखने से पहले प्रस्तावना के बारे में उसकी बात करते हैं, तो थोड़ा सा इसकी प्रस्तावना के बारे में अपन बात करते हैं और थोड़ा सा इतिहास की तरफ अपन चलने का प्रयास करते हैं। तो देखो, अपन यहाँ से बात करें कि 31 दिसंबर बात होती है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को डेट अपनी आती है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन के लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखना आपको कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद में ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम, उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी जिसके बारे में अपन बात करें? एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम ने इसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको अपन शॉर्ट में बोल सकते हैं EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी को यूरोप से बाहर व्यापार करने के लिए 15 वर्ष का लाइसेंस जारी किया। क्या जारी किया? 15 वर्ष का लाइसेंस। लाइसेंस क्या होता है? नाम सब ने सुना होगा, मार्कन लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन शायद आपको पता होगा लाइसेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? लाइसेंस को हिंदी में कहते हैं अनुमति पत्र। क्या कहते हैं? अनुमति पत्र। यहाँ से आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स बना सकते हैं, मैं बहुत ही आराम से धीरे धीरे आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन के लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। स्थापना के समय ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, वह ईस्ट इंडिया कंपनी को यूरोप से बाहर व्यापार करने के लिए 15 वर्ष का लाइसेंस जारी करती है। यूरोप से बाहर अपन यहाँ पे बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का यूरोप से बाहर व्यापार करने का जो मुख्य टारगेट था वो था दक्षिण एशिया। कौन सा था? दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में अपन बात करें तो चीन व भारत। तो आपको यह पता होना चाहिए कि एशिया महाद्वीप के किस दिशा में भारत स्थित है। तो भारत है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण दिशा में स्थित है। तो दक्षिण एशिया में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपना एक राजदूत जो है वो भारत भेजा जाता है। उस राजदूत का नाम है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस। कई बार बच्चे बोलते हैं सर विलियम हॉकिंस नहीं, वो तो कैप्टन हॉकिंस हैं। तो ये लोग कैप्टन हॉकिंस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों नाम आपको मिलते हैं, विलियम हॉकिंस और कैप्टन हॉकिंस। विलियम हॉकिंस या कैप्टन हॉकिंस को ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत भेजा व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने के लिए। यह भारत आता है 1608 में। कब आता है? 1608 में। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जिस समय विलियम हॉकिंस भारत आया था उस समय भारत के मुगल बादशाह कौन थे? तो इस समय भारत के मुगल बादशाह थे जहांगीर। भारत के मुगल बादशाह कौन थे? जहांगीर थे। क्योंकि आपको पता होगा 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद में अकबर का बेटा जहांगीर है वो शासक बनता है। तो विलियम हॉकिंस है वो 1608 में जहांगीर के दरबार में आता है और जहांगीर के दरबार में
इसकी जो मुलाकात होती है वो जहांगीर से मुलाकात होती है आगरा के किले में। कौन से किले में? आगरा के किले में। आगरा के किले में जहांगीर और आपके विलियम हॉकिंस दोनों की मुलाकात होती है। विलियम हॉकिंस द्वारा जहांगीर को बताया जाता है कि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तराधिकारी हूँ, भारत में हम व्यापार करना चाहते हैं और मुझे व्यापारिक अनुमति चाहिए। लेकिन देखो मैं थाने बताऊं कि आपने मारवाड़ी में कहावत है कि रोता ने बाहर गाल तो मिली जैसी, यानी कि जीण को आदमी हुआ बिन भी डोड़ को आदमी अपना आप मिल जाई। या अपन क्लास में भी देखो छोटी सी बात है, क्लास में बात करा तो खन्नी खाबाड़ो जो टाबर हो वो खन्नी खाबाड़ा के जार बैठ जाइए आप ही भी। यही सेम कैटेगरी किसकी थी? जहांगीर की और विलियम हॉकिंस की। विलियम हॉकिंस है, इसको जहांगीर ने क्या किया? व्यापारिक अनुमति का अधिकार नहीं देकर के मुगल दरबार में 400 का मनसबदार नियुक्त कर दिया। क्या नियुक्त कर दिया? मनसबदार। 400 जात का मनसबदार नियुक्त कर दिया। यह मनसबदार है, एक सेनापति का पद मुगल दरबार में हुआ करता था। और विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान और फिरंगी खान की उपाधि दे दी। इंग्लिश खान व फिरंगी खान की उपाधि दे दी। अब विलियम हॉकिंस कंपनी को क्यों याद करेगा? क्योंकि खाने के लिए अच्छा मिल रहा है, नौकरी यहाँ पे मिल गई, सेनापति का पद मिल गया, मुगल दरबार में अच्छे से रह रहा है, तो यह कंपनी को क्यों याद करेगा? इकानी कंपनी बाढ़ में जाए। यहाँ पे जहांगीर और विलियम हॉकिंस दोनों के अच्छे संबंध हो जाते हैं, दोनों यहाँ पे रहते हैं। 1608 से साल आ गई 1615 की। कंपनी इधर इंतजार कर रही है कब विलियम हॉकिंस आएगा और कब अपन भारत में जाकर के अपने प्लांट स्थापित करेंगे, अपने कारखाने लगाएंगे। लेकिन विलियम हॉकिंस जैसे के वापिस बिल्कुल ही गुंजावे। जब विलियम हॉकिंस वापस नहीं गया तो अंत में हार करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1615 में अपने दूसरे उत्तराधिकारी को भेजा, जिसका नाम आपको मिलता है थॉमस रॉय या टॉमस रो। थॉमस रो या टॉमस रो को भेजा। और इक्के माह में थान बताऊं जी हाँ के पे मेला के माँ बात चाबी वाली गाड़ी को नहीं आगे जिसकी चाबी भर आगे बित्ती चाबी भर भेजी कंपनी कि आपको जाकर के ज़्यादा फालतू बातें वहाँ पे करनी नहीं है, आपको जाके डायरेक्ट बोलना है कि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तराधिकारी हूँ और हम भारत में व्यापार करना चाहते हैं, हमें व्यापारिक अनुमति का अधिकार चाहिए। यह साहब सीधा आया 1616 में, जनवरी 1616 में यह आ गया आगरा। जनवरी 1616 में टॉमस रो आगरा आ गया। आगरा आकर के इसने पूछा, बोले साहब जहांगीर कहाँ है? लेकिन इसे पता चला कि जहांगीर तो अजमेर गया। कहाँ गया? अजमेर। बोले साहब ये अजमेर क्यों गया? बोले साहब ये अनारकली के पीछे पीछे गया। किसके पीछे पीछे गया? अनारकली के। छोड़ छाड़ के सलीम की गली चली अनारकली डिस्को चली। वो अनारकली डिस्को यहाँ गई थी। कि आपको पता होगा जहांगीर और अनारकली का जो प्रेम संबंध था वो बहुत अच्छा था। यहां से देखो मैं आपको बताऊं, एक कहावत होती है अंग्रेजी में, आपने भी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता देता हूं। लिखा जाता है लव इज ब्लाइंड। हिंदी में इसको मतलब हुआ है प्रेम अंधा होता है। और वाकई में अंधा होता है, क्योंकि इसमें पड़ा हुआ व्यक्ति है ना वो आगे पीछे के अंजाम को नहीं देखता कभी भी। और सेम कंडीशन भाई साहब अटेकी की है जहांगीर की, जो किसके प्यार में पागल हो रखा है? अनारकली के। तो इसको ये पता नहीं है कि यहाँ पे मेरे साथ आगामी इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि प्यार में पड़ेगा टाबर को कदे अंजाम किए हुए थारा मुँह कई लोग पढ़ रहा होगा बन बहुत अच्छी तरह ठा है कि बिको अंजाम है वो के उसका है और के होना चाहिए वो थान ध्यान है। यहाँ पे ये आ जाता है अजमेर। टॉमस रो आता है इसके पीछे पीछे अजमेर। और अजमेर में एक किला होता है मैगजीन का किला। अजमेर में किला बना होता है मैगजीन का किला, जिसे अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। मैगजीन का किला या अकबर का दौलत खाना। यहाँ पे मुलाकात होती है जहांगीर की और टॉमस रो की। यहाँ पे टॉमस रो को जितना कंपनी ने बताया था उतना ही टॉमस रो जहांगीर को बताता है। और जहांगीर ने यहाँ पे
जहांगीर के सामने टॉमस रो ने यहाँ पे अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया कि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तराधिकारी हूँ और हम भारत में व्यापार करना चाहते हैं। ये कह करके उसने जहांगीर के सामने जो अपने दस्तावेज थे वो सौंप दिए। अब आपको पता है जहांगीर के दिमाग में क्या है, जहांगीर के दिमाग में तो ये है, तो वो ये डॉक्यूमेंट्स थोड़ी पढ़ेगा, कभी नहीं पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि प्यार तो अंधा होता है और वो तो इसमें पढ़ा हुआ है पहले से बेचारा। इसलिए उसने क्या किया, बिना सोचे समझे और जो दस्तावेज उसने दिए थे टॉमस रो ने, उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए और अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। अब देखो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपको यहाँ से कंफ्यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ से कंफ्यूज करेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। इंपॉर्टेंट पर्सन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। अपन ने अभी तक पढ़ा है कि प्रथम अंग्रेज अधिकारी विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हो चुकी थी और 1600 ईस्वी में भारत का जो मुगल बादशाह था वो अकबर था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आज से पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, अकबर था। इसके बाद में दूसरे प्रश्न के ऊपर अगर हम बात करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ पर हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ पर हुई। ऑप्शन में मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन में आपको सूरत मिलेगा, ऑप्शन में आपको बम्बई मिलेगा, ऑप्शन में आपको कलकत्ता मिलेगा, ऑप्शन में आपको लंदन मिलेगा। ए सारा ही ऑप्शन यहाँ का यहाँ देखने में बहुत ही प्यारा प्यारा लगे कि कया को जी करे मैं सूरत जाऊँ, कया को जी करे मैं बम्बई जाऊँ, कया को जी कलकत्ता जान बताई करे, लंदन जानते हैं जी कोई कोई कौन करे, लंदन जानते हैं जी भी कोई करसी जगह पूरो पूरो ध्यान है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को कहाँ हुई थी, लंदन में हुई थी। तो आप याद रखें सबसे ज़्यादा बच्चे जाएंगे सूरत। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा बच्चे जाएंगे सूरत, सूरत जाएंगे और सूरत जाते ही डीडवाना डूब जाएगा। आपको जाना कहाँ पे, लंदन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी, लंदन में हुई थी। फिर अपन बात करते हैं कि जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी कौन था। तो जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी विलियम हॉकिंस था, जो 1608 में आया। इसने आगरा के किले में जहांगीर से मुलाकात की। फिर अपन बात करते हैं कि मुगल दरबार में व्यापारिक अनुमति का अधिकार प्राप्त करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था। तो मुगल दरबार में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने वाला अंग्रेज अधिकारी था टॉमस रो या थॉमस रॉय, जिसने जनवरी 1616 में अजमेर के मैगजीन के किले में जहांगीर के सामने अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया था और उसने सबसे पहले व्यापारिक अनुमति यहाँ पे प्राप्त की थी। इसके बाद में अब थोड़ा सा अपन और आगे बात करते हैं। अंग्रेज भारत में आ चुके हैं। अंग्रेजों ने व्यापारिक अनुमति मिलने के बाद में अपना जो पहला कारखाना स्थापित किया था, वो पहला कारखाना स्थापित किया था मुसलीपट्टनम में। मुसलीपट्टनम जिसे मछलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर इन्होंने अपना कारखाना स्थापित किया था। साथ साथ में अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको मेरे साथ साथ लिखते जाएं, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब अपन इसके यहाँ से आगे की बात करते हैं कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पे कारखाना स्थापित करने के बाद में अंग्रेज़ों ने क्या किया, किस प्रकार से जो अंग्रेज यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे वो धीरे धीरे भारत पर शासन करने लग गए, भारत के शासक बन गए और उन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। यहाँ पे देखो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का जो अधिकार दिया गया था वो दिया गया था बंगाल में। कहाँ पे दिया गया था, बंगाल में। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के लिए बंगाल का क्षेत्र मुगल बादशाह ने दिया था। लेकिन आपको पता होगा 1707 में औरंगजेब की मृत्यु जब हो जाती है, 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो है मुगल जो शासक हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और मुगलों का पतन शुरू हो जाता है। या लगभग अपन ये कहें कि औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल वंश का पतन हो गया था, क्योंकि इसके बाद में जो शासक आए थे वो कमज़ोर शासक थे, जिनका शासन केवल और केवल दिल्ली तक ही सीमित था।
तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में कंपनी ने अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू किया और इसी सिलसिले में 1717 में एक मुगल बादशाह होते हैं जिनका नाम होता है फर्रुखसियर। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने एक दस्तक जारी करके, दस्तक का मतलब होता है पास जारी करके, एक पास जारी करके ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में टैक्स फ्री कर दिया। बंगाल में क्या कर दिया? टैक्स फ्री कर दिया। अब यानी कि इतने दिनों तक ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में जो व्यापार करती थी उस व्यापार के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को जो टैक्स चुकाना पड़ता था और टैक्स से फ्री यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को कर दिया मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने। किसने कर दिया? फर्रुखसियर ने। इसके बाद में हम यहाँ से बात करें तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत या बंगाल के राजनीतिक मामलों में अंग्रेजों ने दखलंदाजी देना शुरू कर दिया और इसी दखलंदाजी के तहत क्या हुआ? बात होती है 1756 की। 1756 में क्या किया? अंग्रेजों ने बंगाल की किलेबंदी शुरू कर दी। बंगाल की क्या कर दी? बंगाल की किलेबंदी। किलेबंदी का मतलब आप समझते हो ना, अपने क्षेत्रों को या बंगाल के क्षेत्रों को अपने अधिकार में लेना शुरू कर दिया और अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। यह बात जम नहीं रही थी बंगाल के जो नवाब थे। यह बात किसको नहीं जम रही थी? बंगाल के नवाब को। बंगाल के नवाब, और उस समय बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो बंगाल के 5वें नवाब थे, जो 1756 में बंगाल के नवाब बने, ये अंग्रेजों के विरोधी थे। किनके विरोधी थे? अंग्रेजों के विरोधी। तो इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों की किलेबंदी को रोकने का प्रयास किया। अंग्रेजों की किलेबंदी को क्या किया? रोकने का प्रयास किया। और रोकने के प्रयास में दोनों के जो संबंध है वो तनावपूर्ण हो जाते हैं। दोनों के संबंध क्या हो जाते हैं? तनावपूर्ण। और इसी दौरान सिराजुद्दौला ने क्या किया? 146 अंग्रेज अधिकारियों को 146 अंग्रेज अधिकारियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। यानी कि अपन यहाँ से बात करें तो लगभग उस कमरे की साइज होगी 14 बाई 8, 14 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा एक छोटा सा कमरा था जिसमें प्रवेश द्वार के अलावा अन्य कोई जाली झरोखा नहीं था। उस कमरे में उसने 146 अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बना लिया और बंदी बनाने के बाद में सुबह तक उसे पता चला कि 146 में से 123 की मृत्यु हो चुकी है, मात्र 23 ही जिंदा बचे हैं। और ये जो घटना है वो भारत के इतिहास में ब्लैक होल एक्सीडेंट के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? ब्लैक होल एक्सीडेंट, या इसी घटना को कहते हैं कालकोठरी की घटना। कौन सी घटना कहते हैं? कालकोठरी की घटना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कालकोठरी की घटना का संबंध बंगाल के किस नवाब से है? तो कालकोठरी घटना का संबंध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से है। और यहाँ पर 123 अंग्रेज अधिकारियों की मृत्यु होना जन्म देती है दोनों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों को। और इसके बाद में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य एक युद्ध होता है जिसे इतिहास में प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब अपन बात करते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में। प्लासी के युद्ध के बारे में अपन बात करें तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 23 जून 1757 को। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। तो बात करते हैं प्लासी का जो युद्ध है। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। यह युद्ध हुआ था, एक तरफ थी अंग्रेजों की सेना और दूसरी तरफ था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो बंगाल का 5वां नवाब था, जो अंग्रेजों का कट्टर विरोधी था। इन दोनों के मध्य यह युद्ध हुआ और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की होती है हार। सिराजुद्दौला की क्या होती है? हार। हार का कारण कोई और नहीं था, इसके अपने ही थे, क्योंकि दुख जो देते हैं वो अपने ही देते हैं और इसके अपनों ने दुख दिया। अपने भी कौन थे? एक तो था इसका सेनापति। कौन था? सेनापति। और एक थी इसकी मौसी। सेनापति का नाम था मीर जाफर और इसकी मौसी का नाम था घसीटी बेगम। मीर जाफर ने क्या किया? मीर जाफर जो था वो इधर अंग्रेज जो थे
या बंगाल के जो उस समय गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के प्रथम गवर्नर अगर आपसे पूछा जाए तो नाम आता रॉबर्ट क्लाइव का। तो मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव के साथ जाकर के मिल गया। किसके साथ जाकर के मिल गया? रॉबर्ट क्लाइव के साथ, क्योंकि लालच हमेशा गला कटवाता है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, लालच बुरी बला होती है। मीर जाफर के साथ रॉबर्ट क्लाइव मिल गया और मीर जाफर ने क्या किया, सारी कमजोरियां सिराजुद्दौला को बता दी। सिराजुद्दौला की कमजोरियां थी वो रॉबर्ट क्लाइव को बता दी और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की बुरी तरह से हार होती है। मीर जाफर और उसकी मौसी घसीटी बेगम के विश्वासघात के कारण। इसीलिए मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गिद्दड़ कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है कि रॉबर्ट क्लाइव का गिद्दड़ है वो किसे कहते हैं? मीर जाफर को कहते हैं। इसी घटना के ऊपर, इसी प्लासी के युद्ध के ऊपर इतिहासकार लेनपुल ने बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है कि प्लासी एक सौदा था जो मीर जाफर ने अंग्रेजों को बेच दिया। प्लासी एक सौदा था जो मीर जाफर ने अंग्रेजों को बेच दिया। यहां से क्या होता है, प्लासी का युद्ध जीतने के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करने लग जाती है। भारत में क्या करने लग जाती है? शासन करने लग जाती है। तो यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन करना किस युद्ध के बाद में प्रारंभ किया था? प्लासी के युद्ध के बाद में। प्लासी के युद्ध के बाद में अगर हम बात करें तो मीर जाफर जो है ये लालच लेकर के यहाँ पे बंगाल का नवाब बन जाता है अगला। लेकिन बंगाल का नवाब ये ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है। मीर जाफर का भी एक दामाद होता है जिसका नाम था मीर कासिम। देखो ओ भी कोई की रान काटी है तो इकी भी तो कोई ना कोई काटी, सिर्फ कोई की मत को नहीं, इको जुमाई काट सी। मीर जाफर का दामाद होता है मीर कासिम, ये अंग्रेजों का विरोधी था और ये जाकर के मिल जाता अवध के नवाब के साथ। तो अवध का नवाब मीर कासिम, बंगाल का नवाब, और ये दोनों जाकर के मिलते हैं मुगल बादशाह के साथ और तीनों मिलकर के एक बार फिर अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजों के साथ एक युद्ध करते हैं जिस युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, बक्सर का जो युद्ध है वो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर के युद्ध के बारे में बात करें तो बक्सर के युद्ध में एक तरफ थी संयुक्त सेना जिसमें बंगाल का नवाब उस समय जो था मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाद उद दौला, इसके अलावा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और एक तरफ थी अंग्रेजों की सेना और अंग्रेजों का प्रधान सेनापति था हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों का प्रधान सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। इस युद्ध के बारे में इतिहासकार बताते हैं कि इन तीनों की जो संयुक्त सेना थी इनकी संख्या थी लगभग 60,000 और इनकी सेना की जो संख्या थी वो थी लगभग 8,000। लेकिन देखते ही देखते मात्र 5 घंटे में 8,000 ने 60,000 को साफ कर दिया। यानी 5 घंटे का ये युद्ध चला और इसमें संयुक्त सेनाएं जो हार गई। हारने के बाद में अंग्रेजों द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को बंदी बना लिया जाता है और बंदी बनाने के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह के मध्य एक संधि होती है जिसे इतिहास में इलाहाबाद की संधि कहते हैं। इलाहाबाद में इनके बीच में एक संधि होती है जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। इसकी संधि होती है 1765 में और इसी इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल बादशाह के ऊपर युद्ध हार जाने के रूप में 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है और यहाँ से बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों शहरों में राजस्व वसूली का अधिकार भी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों शहरों में राजस्व वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है और इसी को ऊपर इतिहासकार लेनपुल ने लिखा कि प्लासी के अधूरे काम बक्सर ने पूरे कर दिए और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी संपूर्णतः भारत में शासन करने लग जाती है। तो ये भारतीय संवैधानिक विकास की जो प्रक्रिया का जो पहला भाग था वो अपन ने पूरा कर लिया है। इसके आगे का टॉपिक अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।